हेलो फ्रेंड्स, सेल बायोलॉजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और ये टॉपिक आपको बीएससी सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी। बीएससी सेकेंड ईयर में आपको बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, सेल बायोलॉजी, एंड उसी के अंदर आपको इकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक मिलेगा। और आपका बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो उसके अंदर भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया जाता है। और आप देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका थर्ड सेमेस्टर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपने मॉडल पेपर में उठाकर देखेंगे, हर साल लॉन्ग क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आपके 7.5 नंबर या 10 नंबर इसके तैयार हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके कॉलेज में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उनके लिए मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे जो कि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी स्ट्रक्चर, जिन्होंने इसको आइसोलेट किया साइटोप्लाज्म से, उन सभी के नाम हम याद कर लेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसका फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन एंड सेमी ऑटोनोमस नेचर का ऑर्गेनल है ये, इसे क्यों कहते हैं। और भी इसकी कुछ थ्योरीज हैं जो कि बताते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका रीजन क्या है। और उसमें अल्टमान साइंटिस्ट ने 1890 में ये बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बैक्टीरिया से सिमिलरिटी शो करता है। रीजन क्या है, कौन किन फैक्ट्स पर इन्होंने ये सा कहा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या इसके अलावा और भी कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड टॉपिक हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अब यहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी माइटोकॉन्ड्रिया से टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो प्लांट फिजियोलॉजी होता है उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और अब हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे बीएससी के कॉलेज है जहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जूलॉजी का जो थर्ड पेपर है ये सब एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डीपली पढ़ना होता है, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना होता। तो इसलिए मैं इसकी सभी के सभी पॉइंट्स कवर करूंगा, जितना भी इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी हिस्ट्री में शामिल जितने भी साइंटिस्ट है जिसने इसको आइसोलेट किया, किसी ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, किसी ने इसको डिस्कवर किया, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अक्यूरेंसी, कहाँ पर पाया जाता है इसकी प्राप्ति स्थान, किन सेल्स में पाया जाता है, किन सेल्स में एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसका शेप, साइज और सेल के अंदर इनकी संख्या कितनी हो सकती है, नंबर कितने नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या है और इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इसका फंक्शन, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस नेचर का, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, सेल का पावर हाउस हम क्यों बोलते हैं, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 8th क्लास से लेकर के आप देखेंगे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th एंड बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी में आपको, एमएससी में भी दिखाई देगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशंस का जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईटीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ग्लाइकोलिसिस, जो कि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उससे जो पाइरूवेट बनता है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है टीसीए साइकिल। तो बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं वो सीएसआईआर नेट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे लाइफ साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएसआईआर नेट की आगे जाकर या करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड जो डीपली अगर आप इसको स्टडी करेंगे तब इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक करने वाले कुछ इनहिबिटर्स के नाम बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, साइटोक्रोम सी, कोएंजाइम क्यू, साइटो या कॉम्प्लेक्स थर्ड। और इन कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करने के लिए मोस्टली आपको ये वहाँ पर कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल या कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि उन कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर, मतलब कि ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सेल की काफ़ी सारी रिएक्शंस रुक जाती हैं। तो ऐसे में
उन्हें समझने के लिए उनके ब्लॉकेज से क्या फर्क पड़ने वाला है पूरे सेल के ऊपर, ये सबसे पहले तो वो हमें पता करना होता है। उसके बाद एक छोटा सा आंसर मिल जाता है, अच्छा ये इसको ब्लॉक कर देता है इसलिए ये रिएक्शंस रुक जाती हैं। तो उन्हें समझाने के लिए बहुत ही डीपली स्टडी करना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिल्कुल भी छोटा टॉपिक ना समझे, ये बहुत ही आगे जाकर के आपके CSIR नेट अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल का, PhD लेवल का, मेडिकल साइंस किसी भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको एक टॉपिक मिलेगा। तो इसको जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डीपली जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जरूर पूछा जाता है। आप अपना सोल्ड पेपर उठाकर देखें, आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1880 में। 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, किसने देखा? कॉलिकर ने। और कहां पर देखा? इन द वॉल्यूमेंट्री वसल्स ऑफ फ्लाइट इन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं उनकी फ्लाइट मसल्स के अंदर इन्होंने देखा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिए। ठीक है, उस समय तो इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पता था, बस इन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे पार्ट ग्रेन्यूल की तरह दिखाई देने वाले कुछ पार्टिकल लाइक हैं। तो आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद 1890 में अल्टमान साइंटिस्ट ने इसको सेल के अंदर एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, MCQs बेस में कई बार पूछा जाता है, तो उसको आप नोट करेंगे कि अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। करेक्ट। उसके बाद टर्म यूज, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यूज किसने किया? तो वो है सी बेंडा। 1897 में 1897 में यूज किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है। माइटो मीन्स थ्रीएड एंड कॉन्ड्रियो मीन्स ग्रेन्यूल। करेक्ट। उसके बाद आता है किंग्सबर्ग ने 1912 में 1912 में एक्सप्लेन किया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से संबंधित है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे इंटरकनेक्शन देखा सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच, साइटोप्लाज्म के बीच। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया या फिर उन्होंने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से संबंधित है। उसके बाद साइंटिस्ट आए वारबर्ग ने 1913 में उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, आगे आए बेंसले एंड हॉर। उन्होंने जो है 1934 ईस्वी में साइटोप्लाज्म के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, अलग किया। करेक्ट। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री, और इसकी हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट नाम जैसे कि कॉलिकर, सी बेंडा, ठीक है, ये दोनों नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी बेंडा, कॉलिकर और अल्टमान ने क्या कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक तरीके से बैक्टीरिया था। इसकी अभी एक थ्योरी भी आपको बताने वाला हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी कुछ समझाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस नेचर का बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से खुद ही एक सेल है। इसको हम सेल विद इन सेल भी बोलते हैं, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर गया और जो है सिम्बायोटिकली जो है इस तरीके से अपने जीवन को वहाँ पर सर्वाइवल, वो कंडीशन था वहाँ पर भी सर्वाइवल की बात थी जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। उतना अभी अब नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम बेसिक ही पे ही रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राप्ति स्थान, ऑक्यूरेंस। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जनरली आपको पता है सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन कौन से सेल के अंदर पाया जाता है? इट इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। एंड एज यू ऑल नो गाइज, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों आते हैं। तो वी कैन से प्लांट सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। करेक्ट, कंफर्म हो गया। एंड अब्सेंट इन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, ये है एक्सेप्शनल केस। जैसा कि आपको पता है कि जो एनिमल सेल है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, बट जो उसमें आरबीसीएस होता है जो मैमेलियन का, वो भी तो यूकैरियोटिक के अंदर आता है, तो इसके अंदर अब्सेंट है। इसका मतलब ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है कि जो हमारा रेड ब्लड कार्पोसेल्स मैमेलियन का जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। और एक और एक्सेप्शनल केस है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, शेप की बात करते हैं। तो गाइज
इनके मेटाबॉलिक फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप, साइज और नंबर इनका वेरी करता रहता है। मतलब फिक्स नहीं है कि किस हर सेल के अंदर ये इस साइज का होगा या इस शेप का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मे बी ग्रेन्युलर, ये ग्रेन्युलर हो सकता है, फिब्रिलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। जैसे यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट में बिल्कुल स्फेरिकल होता है, करेक्ट। ओवल हो सकता है, डिस्कॉइडल हो सकता है, रोड शेप्ड फिलामेंटस भी हो सकता है। तो डिफरेंट शेप हैं, ठीक है, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके फंक्शन के बेस पर। उसके बाद आता है साइज। तो साइज डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। सेल की ये भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिक सेल की एक्टिविटी पर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट सेल्यूलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट कौन है? सेल के अंदर सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है वो है प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। और दूसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद एवरेज साइज, इसका जो साइज होता है उसका अगर हम एवरेज साइज की बात करें तो लगभग 2 से 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। और इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वी कैन से कि माइटोकॉन्ड्रिया एक जो है माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनल है जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। उसके बाद आता है नंबर एंड पोजीशन। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर इसकी कितनी संख्या हो सकती है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है और पोजीशन है, नंबर इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक रेट एंड एक्टिविटी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस सेल में जितना काम होगा, जिस सेल को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर, सेल की एक्टिविटी पर, कि सेल को कितना काम करना पड़ रहा है। जो सेल जितना ज्यादा काम करेगी, उसे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। सो मिनिमम नंबर सबसे पहले तो नोट करेंगे कि किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितनी कम हो सकती है। मिनिमम नंबर जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट आपको पता है एक फंजाई है, इसकी लाइफ साइकिल कवर कर चुका हूँ। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है जिसके लाइफ साइकिल को मैं कवर कर चुका हूँ। क्लोरेला है, ये भी एक एल्गी है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा ये एक प्रोटोजोआ, ये एक छोटा सा प्रोटोजोअन जीव होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। इसकी भी लाइफ साइकिल को मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये बीएससी थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रिपेनोसोमा, इसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। तो इनके अंदर बहुत ही कम संख्या में, किसी में 1 है तो किसी में 1 से 10 तक इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? लगभग 5 लाख पर सेल। एक सेल के अंदर 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट। मैंने आपको बताया कि जो फ्लाइट मसल्स, जो उड़ने वाली जो पेशियां होती हैं, उन्हें उड़ने के लिए बहुत मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण उसके अंदर काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया जितनी एनर्जी सेल को रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। हालांकि ये तो पूरा बेसिक था अभी तक। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप इसको जब इलेक्ट्रॉन अंडर द स्टडी करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 2 मेम्ब्रेन है। इसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी कहा जाता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। तो 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये लिपोप्रोटीन्स होती हैं, मतलब ये जो है लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन में अगर आप देखें तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन की मात्रा, जब आप प्रोटीन और लिपिड्स का जो रेशियो देखते हैं तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम, 50% आप कैसे कहेंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 80% होती है, ठीक है। ये जो है परमेएबल होती है, किसी भी आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए इजीली परमेएबल होती है। लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल होगी, मतलब वो हर एक को एकदम एंटर नहीं देगी। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी आयंस या फिर आप कह सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स है, अगर उसे रिक्वायरमेंट है तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये सेमी परमेएबल होती है, अपने अकॉर्डिंग ही आयंस मॉलिक्यूल्स को एंट्री देती है, ठीक है। तो 2 तरह की मेम्ब्रेन है, एक है परमेएबल और एक है सेमी परमेएबल। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें 2 चैम्बर्स भी होते हैं, ठीक है। अंदर वाला एक तो हो गया इनर चैम्बर जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, और एक इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम आउटर चैम्बर भी बोल देते हैं, करेक्ट। सो अच्छा, ये एक रीज़न ये भी है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि गाइज सेल के, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आपके घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है,
ठीक है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जिसका आप यूज़ करते हो अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो इनको अगर चलाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में टीवी या एलसीडी है, उसको चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी करंट एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरीके से जो सेल के अंदर कितने सारे सेल ऑर्गन्स हैं, लेकिन इन सेल ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है जब आप खाना खाते हैं, कोई भी खाना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या लिपिड्स, कोई भी आपने खाना खाया, उस खाने के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो है एटीपी के रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन करता है, और वो एटीपी प्रत्येक जो सेल ऑर्गन्स है उसको ग्रहण करके एक तरीके से वो एनर्जी के रूप में उसको लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये जो है उसी की वजह से जो है इसी से पावर लेते हैं। ठीक है, इसी से एनर्जी लेते हैं आप काम करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें कवर करना है। अब आप स्ट्रक्चर तो देख ही सकते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर की तरफ है इनर मेम्ब्रेन। ये बीच में अगर आप इसका मैट्रिक्स देखोगे तो ये सब आ जाएगा केमिकल कंपोजिशन के अंदर, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें जो है बैक्टीरिया के समान सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। पिछला लेक्चर हमारा राइबोसोम पर था, राइबोसोम को मैं काफ़ी अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जनरली हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट फिर से एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में पूछा जा सकता है। वो कौन सा है, वो ये है कि मैमेलियन जो सेल होती हैं, मैमेलियन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम 50s टाइप का होता है, ना कि 70s टाइप का। इस पॉइंट को नोट कर लेना अलग से। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में, अभी मैट्रिक्स का पूरा केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी तो आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो देखेंगे इसमें उंगली की तरह इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है और एक उंगली की तरह स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, और ये पार्टिकल्स भी डिवाइड होते हैं। F1 इसका ये जो है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा F पार्टिकल का, उसको हम बोलेंगे हेड, और जो बीच में जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्टॉक। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बेस। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इस पार्टिकल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले को हम F1 पार्टिकल, जिसमें इसी से जो है, इसे हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। इसी में जो है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से एटीपी का निर्माण होता है। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये तो बात सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, मेन पॉइंट कहाँ है, तो आप कहेंगे वो स्टेशन, उस स्टेशन का नाम क्या है, ऑक्सीसोम, जहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। करेक्ट। उसके बाद और भी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है क्रिस्टी की स्ट्रक्चर है, जो अंदर की तरफ फोल्डेड आपको दिखाई दे रहा है ना, फिंगर लाइक जो फोल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वही यहाँ पर भी है। ये देखो, ये है F1 पार्टिकल, इसी के अंदर एटीपी सिंथेसिस का काम करती है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेटेज। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो खाली गैप है, इसको बोलेंगे इंटर ट्यूबुली स्पेस। उसके बाद ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और ये बीच में पेरीफेरल स्पेस। ठीक है, तो 2 तरह के स्पेस आपको दिखाई देंगे, एक तो इंटर ट्यूबुली स्पेस और ये हो गया पेरीफेरल स्पेस। अब इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, मतलब इसमें मैसेंजर आरएनए भी प्रेजेंट है, और मैसेंजर आरएनए से जुड़े हुए देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी है। और पिछली वीडियो में अगर नहीं देखा है, अगर आप राइबोसोम का कि मैसेंजर आरएनए कैसे प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो आप उसको देख लो, आप काफ़ी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखा करते अपने माइंड में। उसके बाद आता है जैसे क्रोमोसोमल डीएनए इसमें प्रेजेंट है, जो कि सर्कुलर है, और मैट्रिक्स है, ग्रेन्यूल्स है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, अभी आप इसको फटाफट नोट करें।
चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखेंगे। जैसे आपके एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसी चीज़ को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, और अभी आपको समझना है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप बेसिकली क्या देखेंगे कि इसमें दो मेम्ब्रेन दिखाई देती है, इसलिए हम इसको जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी बोला करते हैं। और साथ में दो चैम्बर्स भी दिखाई देंगे, एक आउटर चैम्बर होता है, एक इनर चैम्बर होता है, ठीक है। और ये चैम्बर जो है दो मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में जो होता है उसको हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, और एक मैट्रिक्स में जो चैम्बर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चैम्बर, दो मेम्ब्रेन दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय एन एनवलप कंसिस्टिंग ऑफ टू कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो बाहर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ जो झिल्ली होगी उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंदर की तरफ जो झिल्ली होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सो द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच जो स्पेस होगा, जो जगह होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब हम आउटर मेम्ब्रेन की थोड़ी बहुत बात करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंशिएशन है और इनर मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंशिएशन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है हाई परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स। हाई परमिएबल मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स को एकदम से आने जाने देता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी एग्जांपल, सच एज शुगर, सॉल्ट्स, कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और कुछ आयंस भी होते हैं। और सिमिलर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उससे थोड़ा सिमिलर होता है, बट यहाँ पर कंप्लीटली नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसको डिफरेंशिएशन भी करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है। कौन सा, आउटर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं थोड़ा इनर मेम्ब्रेन के बारे में। जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं फोल्डेड हुआ है, ठीक है। फोल्ड होकर के एक उंगली की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। उसकी स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये है उसकी स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टी के अंदर आप देखेंगे F1 पार्टिकल होता है, प्रोटीन और लिपिड्स की लेयर दिखाई देंगी आपको, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल आगे की तरफ क्रेस्ट दिखाई देगा, और ये रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेड रेड में मैंने शो किया हुआ है। F1 पार्टिकल ऐसे दिखाई देंगे। ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। और इन मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो जो भी है हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें पता हो तो स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन को हम देखें तो द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनसाइड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इस तरफ आप देखेंगे, अंदर की तरफ जो है इन्वेजिनेट्स होता है। एंड द इन्वेजिनेशन आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो है इन्वेजिनेट्स होकर के क्रिस्टी बना लेता है। सो इन प्लांट दे अपीयर इन ट्यूबुलर। प्लांट में जो है थोड़ा ट्यूबुलर की तरह, ट्यूब की तरह बनाते हैं, आर नोन एज ट्यूबुली। एंड दिस मेम्ब्रेन हैज़ ए हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में मेन डिफरेंशिएशन क्या आपको दिखाई देगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो हाईली परमेबल होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट, जो प्रोटीन की मात्रा होती है, जो अमाउंट होता है वो कम होता है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सो दिस मेम्ब्रेन हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। एंड ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन विच टेक पार्ट इन द रेस्पिरेटरी चेन। एंड देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। सो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब हम देखेंगे ETS साइकिल, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या है, ठीक है। इसी को मैं बता रहा था कि नेट एग्जाम में जैसे आप लाइफ साइंस CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे जो पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक करने वाला कोई जैसे रेटिनॉल होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है तालाब में जो मछलियां होती हैं उसमें जो है कोई बोलता है कि भाई उसमें दवाई छिड़क दी गई जिसके कारण सारी मछलियां मर गई हैं, तो उसमें रेटिनॉल जो है छिड़क दिया जाता है और वो रेटिनॉल क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक कर देता है जिसके कारण सभी मछलियां मर जाती हैं। इसी तरह से जैसे ये कॉम्प्लेक्स 4 है, इसको ब्लॉक करने के लिए जैसे हम साइनाइड होता है, साइनाइड इस कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देता है जिसके कारण आदमी मर जाता है। तो इस तरह से जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को कौन सा ब्लॉक कर सकता है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद करने वाली बातें हैं।
उसके बाद इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सभी आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए जो है परमिएबल नहीं होती, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, सभी के लिए, सभी को एकदम से एंट्री नहीं देती अपने मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स की थोड़ी बात करें। जो बीच में जो एक तो था आउटर चैम्बर, एक इनर चैम्बर जो कि मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसकी बात करें तो मैट्रिक्स उसमें जेल लाइक होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है उसका नेचर क्या है कि जेल लाइक है, हाई कंसंट्रेटेड ऑफ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड कंटेन एंजाइम्स फॉर, किसके लिए, वो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रेब्स साइकिल्स, लिपिड ऑक्सीडेशंस के लिए। इसी में आपको दिखाई देगा सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा, और राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप के आपको राइबोसोम भी दिखाई देगा। ठीक है, डीएनए इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, नेकेड होता है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा इसका केमिकल कंपोजिशन देखें कि केमिकल कंपोजिशन में ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें प्रोटीन कंटेंट लगभग आपको कंप्लीटली 75 to 70%, ठीक है, 65 to 70% आपको प्रोटीन दिखाई देगा, फॉस्फोलिपिड लगभग 25% एंड आरएनए 0.5%। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसकी लेंथ लगभग 5 माइक्रोन, और सर्कुलर होता है, एक्ट एज ए क्रोमोसोम, एक तरीके से क्रोमोसोम की तरह एक्ट करता है। और जैसे न्यूक्लियस में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है उसी तरीके से ठीक इसी में भी जो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये भी डुप्लीकेट हो सकता है और ये भी जो है आरएनए का सिंथेसिस करता है, जिसके कारण इसमें भी अपना सेल्फ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए भी इसमें, क्योंकि राइबोसोम है तो राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये सब होता है। यही रीजन है कि एक तरीके से ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह वर्क करता है, पूरा अपने आप में ये खुद ही एक सेल है, इसलिए कहा जाता है सेल विद इन सेल। ठीक है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस नेचर का बोला जाता है। तो अभी आप इसको नोट करें, अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये रेप्लिकेट करता है सेल के अंदर, ये कैसे बनता है और इसकी लाइफ साइकिल कितनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-10 दिन तक ही राइबो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वरना ये मर जाते हैं। इनकी संख्या बहुत होती है, ह्यूमन में भी आप देखें तो लगभग 500 से 1500 तक ह्यूमन के सेल्स के अंदर इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो अभी आप इसको फटाफट नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो वीडियो के इस क्लिप में आपका लगभग 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक जैसे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेमी ऑटोनोमस नेचर, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस नेचर का सेल ऑर्गन क्यों कहा जाता है, ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, सिम्बायोटिक जो थ्योरी है वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेल ऑर्गन, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, राइबोसोम हो, उसका फंक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फंक्शन बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम देखेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन की टाइप का। ठीक है, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 5 से 10 दिन तक होती है। ठीक है, उसके बाद ये मर जाते हैं, लेकिन ये सेल्फ रिप्लिकेट भी होते रहते हैं। अब कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग जो है थ्योरी दी है इसके ऊपर, जैसे नंबर फर्स्ट, बाय बडिंग और बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। उनका कहना है कि जो पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसमें बड्स निकलता है, उसमें डिवीजन होने से दूसरा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सेल की थ्योरी में, मैंने आपको क्या बताया था, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल की 3 सिद्धांत हैं, 3 थ्योरी हैं, जिसमें एक थ्योरी क्या बताती है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सभी के सभी जो सेल्स होती हैं वो अराइज होती हैं जो पहले से जो जीवित कोशिका है, लिविंग सेल है, उसी से। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। इसी तरीके से यही जो पॉइंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया पर भी होता है। इनका कहना है प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया कि भाई जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसी से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। अब वो बडिंग के द्वारा बनता है, डिवीजन के द्वारा बनता है। जैसे आप इस माइटोकॉन्ड्रिया को देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे इसमें आपस में क्या हो रहा है, एक तरीके से ये जो है सबसे पहले लंबाई में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज करता है, सबसे पहले ये अपनी लंबाई में बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद ये जो है संकीर्ण होकर के, ठीक है, एक तरफ जैसे अपने आप को मुड़ करके दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये जो वाल है इनके बीच रप्चर हो जाएगी और ये दूसरा नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। इस तरीके से की कल्पना प्रस्तुत की गई साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरा, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि बडिंग द्वारा भी होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एक आगे की तरफ एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है और फिर उसके बाद वो उसमें जो है कुछ पार्ट जो है मुड़ करके कुछ मेम्ब्रेन उसी के अंदर चले जाएंगे, जिससे कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। तो कुछ ने कहा कि डिवीज़न के द्वारा भी, बडिंग के द्वारा भी इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो
मेम्ब्रेन से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे उनका निर्माण होता है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑर्गन हुई फॉर नॉन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर से हुई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रियल की स्ट्रक्चर में ना आते हों। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में ऐसे फोल्ड हो गई। ठीक है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई, फोल्ड होने के बाद ये जो है सर्कुलर हो गई, और सर्कुलर होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन इनर जो मेम्ब्रेन थी वो फोल्डेड होकर के एक क्रिस्टी उसने बना लिया और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना। तो कुछ ने इस तरह की परिकल्पना प्रस्तुत की कि ऐसे भी माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कई लोगों ने कहा कि ये जो है प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से बना। प्रो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्गन कुछ ने बताया कि सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं प्रो माइटोकॉन्ड्रिया। और इनका कहना है कि उसी स्मॉल पार्टिकल या प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ। तो ये थ्योरी कुछ बोलते हैं ना कि हजम नहीं हुई, मतलब पूरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया कि क्या ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ, तो ये बात कुछ साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे अच्छी थ्योरी दी गई थी ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये थ्योरी। ठीक है, एंडोजीनस थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिकली माइटोकॉन्ड्रिया अर्जेस्ट हुआ। इसमें कुछ प्रूफ भी आपको, इसमें प्रमाण या प्रूफ भी आपको मिलेगा। इनका कहना था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है वो एक खुद ही एक प्रोकैरियोटिक सेल थे। ठीक है, ये जो है नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। उन्होंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ना कर सके ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और यहाँ पर यार ये दोनों के दोनों क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल होने के कई सारे प्रमाण हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन ऑफ एंजाइम, जो कि बताता है कि हाँ ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पर उनका कहना था कि और माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट इन दोनों की ऑर्गन कैसे हुई? ये प्रोकैरियोटिक सेल थे और ये जो है एक तरीके से नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। जब इवोल्यूशन हुआ तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर गए सिम्बायोटिकली। ठीक है, और वहाँ पर ये सिम्बायोटिक के रूप में जो है ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर कर गए, इसीलिए हम कहते हैं सेल विद इन सेल। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गन हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। उनका कहना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे एंटर किया, जबकि वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल बताया। तो अब इसको सेमी ऑटोनोमस नेचर का भी कहा जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और इसको नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहा गया। तो अल्टमान आए, उन्होंने 1890 में एक्सप्लेन किया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बैक्टीरिया से सिमिलरिटी शो करता है, मतलब इससे समजात जो है, मतलब इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी रखे, उन्होंने बताया कि कैसे, किस बेस पर मैं ये बोल रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, लोकेशन ऑफ एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक इसी तरह से बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेस्टी पाई जाती है वो बैक्टीरिया के मीजोसोम के तुल्य है, मतलब मीजोसोम के कंपैरिजन में है। ठीक है, मतलब जैसे मीजोसोम होता है बैक्टीरिया के अंदर, ऐसे ही क्रेस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो उन्होंने जो है प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जस्ट ऐसे ही होता है जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और ये फिर बाद में एक ये जो थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी से ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टल थ्योरी है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस नेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है साइटोप्लाज्म के बाहर रिप्लिकेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जो है ये, जैसे सपोज करो कि अगर साइटोप्लाज्म ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर इनको साइटोप्लाज्म से बाहर रख दिया जाए तब ये रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर खुद ही रिप्लिकेट कर जाते हैं, तो इसलिए इसको सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, सो सेमी ऑटोनोमस नेचर इसलिए कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या है? तो फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर फर्स्ट है थर्मोजेनेसिस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये जो है हीट का भी प्रोडक्शन करते हैं।
अब कैसे करते हैं, देखो जैसे जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, 1178 किलो जूल एनर्जी मिलती है। पॉइंट। अब यहाँ पर मिलनी कितनी चाहिए, जब आप 38 एटीपी का जब आप वहाँ पर जैसे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब आप मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 2810 किलो जूल एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती कितनी है, 1178 किलो जूल। तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में, और वो हीट जो है बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करती है। तो इस तरीके से नंबर फर्स्ट ये जो है थर्मोजेनेसिस या प्रोडक्शन ऑफ हीट का काम करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फर्स्ट वर्क थर्मोजेनेसिस, नंबर सेकंड वर्क मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ये जो है फैट का मेटाबॉलिज्म के में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फैट का उपापचय में भी संबंधित रहता है। दूसरा सेक्रेशन का भी काम करता है। ठीक है, नंबर थर्ड लीवर सेल्स जो होती है, लीवर सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है हैव ए एंजाइम, उसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफाई, डी मतलब निकलना, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिहाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डी जहाँ भी यूज़ होता है उसका मतलब ही होता है जैसे डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना। तो डी जहाँ यूज़ हो गया उसका मतलब होता है निकलना। तो डिटॉक्सिफाई मतलब जो टॉक्सिक मटेरियल है जैसे कि अमोनिया, उसका निकलना। तो वो उसका निकलना किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एंजाइम, जिसकी हेल्प से डिटॉक्सिफाई होता है। करेक्ट, अमोनिया डिटॉक्सिफाई होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द सेल्स टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। ठीक है, किसी चीज़ का गाढ़ापन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि दूध है, अगर दूध थोड़ा सा अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप उसमें उसे हीट करते रहो दूध को तो वो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कैल्शियम, अगर आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है कि सेल के अंदर कैल्शियम आयन की जो प्रॉपर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ऑफ फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन जो काम होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करना, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, फूड को खाते हैं, ठीक है, फूड खाने के बाद जो उस फूड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको ये जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के अंदर उनको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे जो है एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और वो एटीपी जो है एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि सभी सेल की एक्टिविटी में यूज़ होता है। तो इसका मेन काम क्या है, पावर। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये टॉपिक लिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ये है एग सेल, ठीक है, ये फीमेल एग सेल है और ये स्पर्म है। एग सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, अब जैसे ही आपस में फ्यूज़ होंगे तो फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में जो एग सेल है उसके साइटोप्लाज्म में वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है कि अपना एक डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो लक्षण है उस डीएनए के जो कैरेक्टर्स हैं वो चले गए जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये माता से मिले हैं। ठीक है, एक तो होता है मेल से मिलना, एक होता है फीमेल से, तो फीमेल से मिला है तो उसको बोलेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जो है जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म के मिडल पार्ट में एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे इस चीज़ का टेल हो गया, इसे चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। भाई किसी भी चीज़ को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको भी इधर उधर चलने के लिए खाना खाते हैं एनर्जी लेते हैं। तो इसी तरीके से जो स्पर्म होता है उसे भी ज़रूरत है एनर्जी की। तो इसके मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जिसकी हेल्प से ये जो है चलता हुआ वहाँ पर जाइगोट के वहाँ पर एग सेल के पास पहुँचता है और फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है। तो ये था फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन सभी फंक्शन को, ऑर्गेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को फटाफट नोट करें।
सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको बीएससी से रिलेटेड जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी से रिलेटेड अगर टॉपिक्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।